नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत में इत्र ही इत्र है, इत्र की ही महक है। छापा पीयूष जैन के यहाँ पड़ा, जिनको कहा जाता है कि वो भाजपा से जुड़े हैं, शिखर पान मसाले के मालिक प्रदीप कुमार अग्रवाल से जुड़े हैं। लेकिन क्योंकि मोदी जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर दिया था प्रधानमंत्री ने, तो जीएसटी वालों को, इनकम टैक्स वालों को प्रधानमंत्री की बात रखने के लिए कन्नौज में समाजवादी पार्टी के इत्र कारोबारी और एमएलसी पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारना पड़ गया। अब इन छापों की तो मैं तफसील से आज बात करने जा रहा हूं, कई खुलासे भी करने जा रहा हूं, लेकिन एक सवाल जरूर जहन में आता है कि जब भी चुनाव आता है तो किसी स्टालिन, किसी कमलनाथ, किसी ममता बनर्जी के भतीजे, तो फिर किसी केजरीवाल के प्रमुख सचिव, ऐसे लोगों के यहाँ ही छापे क्यों पड़ते हैं? छापे ऐसे लोगों के यहाँ क्यों नहीं पड़ते? जी हाँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह, इन पर आरोप लगा था कि कई हजार करोड़ रुपए का जल शक्ति मंत्रालय में घोटाला हुआ है। इन पर छापे क्यों नहीं? छापे उन मंत्रियों पर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया? छापे विपक्ष पर ही क्यों? और छापे चुनाव की दस्तक होने पर ही क्यों? अगर पुष्पराज जैन पर छापा पड़ना था, अगर उनके पास अकूत संपत्ति थी, अगर वो बड़े बिजनेस टाइकून हैं, तो ये छापा 6 महीने पहले क्यों नहीं पड़ा? ये छापा साल भर पहले क्यों नहीं पड़ा? आज ही क्यों? चुनाव के वक्त ही क्यों? क्या वजह है इसकी? क्या इनकम टैक्स, जीएसटी, ईडी, सीबीआई, इनके साथ भाजपा का कोई गठबंधन है? क्या ये सहयोगी दल की भूमिका में ये सरकारी एजेंसियां हैं? इन सब पर भी आज बात होगी, और बात बीजेपी के भ्रष्टाचार पे भी होगी। बात पी जैन यानी पीयूष जैन और पी जैन यानी पुष्पराज जैन, इन पर भी होगी। कई खुलासे आज मुझे करने हैं आपके लिए, और उम्मीद है कि आप पहले की तरह इनको गौर से जरूर देखेंगे। और हाँ, नए साल की मुबारकबाद। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 19। अब सब कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि जितने सियासत में दूध के धुले हैं, वो सब मोदी जी और अमित शाह की टीम में शामिल हो गए। और ऐसा लगता है कि जो भ्रष्ट हैं, जिनके पास अकूत दौलत है, वो सब के सब विपक्ष में। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पाला बदल कर, चाहे उस पर चिट फंड के अरबों रुपए के घोटाले के आरोप हों, चाहे उस पर किसी स्कैम में उसका नाम हो, अगर वो पाला बदल के, चाहे वो टीएमसी हो या कोई और पार्टी हो, पाला बदल कर अगर वो बीजेपी में आ गया, तो उसके जितने भी आरोप हैं, जितने भी तोहमतें हैं, जितने भी इल्ज़ाम हैं, अमित शाह की ड्राई क्लीन की दुकान में सब के सब धुल जाते हैं। एक ऐसा एहसास होता है। और इसीलिए मैंने आज बात करी कि क्या बीजेपी में सब के सब दूध के धुले? अब जैसे कि डॉक्टर महेंद्र सिंह, अब कहने वाले साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो योगी जी के बड़े खास आदमी हैं, दाहिने हाथ हैं, सलाहकार भी हैं, और आप ये कह सकते हैं कि क्राइसिस मैनेजर भी हैं। इन पर जब आरोप लगा, और बड़े गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे जल शक्ति मिशन पर, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जल शक्ति नया मंत्रालय मोदी जी ने बनाया है,
जिसका मकसद है हर घर में साफ जल देना, सबसे ज्यादा बजट, करोड़ों अरबों रुपए के बजट इसी विभाग में, इसी मंत्रालय में। और ऐसा कहा जाता है कि योगी जी ने इसीलिए ये मंत्रालय अपने सहयोगी, अपने विश्वास पात्र डॉक्टर महेंद्र सिंह को दिया। अब कारण सिंह इज किंग है, क्या वो ठाकुर होने की वजह से था, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ठाकुर था, एक और ठाकुर आया जिसने इस ठाकुर की पोल खोल दी। आदित्यनाथ जी की सरकार के सबसे करीबी मंत्री उनके डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो जल शक्ति मिशन और जल जीवन मिशन का कार्य देख रहे हैं, उनके निगरानी में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की इन्होंने योजना तैयार। अब साहब संजय सिंह, जिन पर मानहानि का मुकदमा भी किया है अपनी इमेज सेविंग के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने, उन संजय सिंह ने दो बातें कही, और दो बातों में से पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि भाई जो इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा, इन्होंने एक चिट्ठी लिखकर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्लियरेंस दी थी कि उत्तर प्रदेश में वो कारोबार कर सके। एक पहला इल्ज़ाम संजय सिंह का ये है, और दूसरा इल्ज़ाम इनका ये है कि ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी संजय सिंह के मुताबिक रश्मि मेटालिक्स, इस कंपनी को प्रेफरेंस दी गई, इस कंपनी को आउट ऑफ द वे जाके ऑब्लाइज किया गया, और जो इम्पैनल्ड कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटाज हैं या जिंदल है, इनको नज़रअंदाज किया गया। तो संजय सिंह का अगर हम बात माने तो जो घपला है, जो भ्रष्टाचार है, वो भीतर तक है योगी की सरकार में। उत्तर प्रदेश के दो विभाग, जल निगम और जल जीवन मिशन, दोनों आदित्यनाथ जी की सरकार के विभाग, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के विभाग, मैं आपको कहना चाहता हूं आप इस महाभ्रष्टाचार में शामिल हैं। अब साहब जब ये इल्जाम लगे, ये तोहमतें लगी संजय सिंह की, तो खलबली मच गई बीजेपी में, और तब योगी के सहयोगी डॉक्टर महेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो तोहमतें हैं ये सब सियासी हैं, राजनीतिक हैं, हमने कोई घपला नहीं किया। बताना चाहता हूं कि पाइप के लिए कोई टेंडर नहीं किया गया है, ईपीसी मोड पर काम हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर मामला करोड़ों रुपए का है, अरबों रुपए का है, तो जो सरकारी एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश की, जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, इन्होंने कभी क्यों नहीं हिम्मत करी, कोशिश करी कि ये डॉक्टर महेंद्र सिंह से पूछताछ करें? महेंद्र सिंह को क्लीन चिट क्यों? महेंद्र सिंह के खिलाफ कोई भी किसी तरह की कोई इंक्वायरी क्यों नहीं? और बात सिर्फ महेंद्र सिंह की नहीं है, कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप योगी सरकार पर हैं, और वहां कोई छापा नहीं डाल रहा। वहां पर ना ईडी जा रही है, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई, ना एंटी करप्शन, सारी सरकारी जांच एजेंसियों से मुक्त है योगी सरकार। मिसाल के तौर पर एक घोटाला और देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग का ये घोटाला है, और गजब घोटाला है साहब। जिस वक्त कोविड में विद्यालय बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, दरवाजे बंद थे, गेट बंद थे स्कूल के कोविड काल में, और तब 11 फरवरी से 31 मार्च के बीच करोड़ों रुपए की खरीद हुई, स्टेशनरी की, भोजन की, ऐसे वक्त पर जब विद्यालय में एक भी विद्यार्थी नहीं था। योगी सरकार पर आरोप बिजली विभाग पे भी लगे, योगी सरकार पर आरोप भ्रष्टाचार के
सिंचाई विभाग पर भी लगे। योगी सरकार पर आरोप स्वास्थ्य विभाग के भी लगे। और अगर आपको इस नाचीज की बात पर यकीन नहीं है तो मुझे लगता है आप इन साहब की बात जरूर सुनिए। देश की वर्तमान सरकार की अगर भ्रष्टाचार की आप बात करें, जिस वादे के साथ ये सरकार आई थी, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, उसका उलट हुआ। आप कहां से शुरू करें? आपको याद हो सिंचाई विभाग के मंत्री को हटाया गया था, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। फिर एक मंत्री के कमरे के अंदर पीएस द्वारा करोड़ों रुपए लेने की रिश्वत की बात हुई थी, जिसमें जेल गए थे लोग। पीएफ घोटाला 4100 करोड़ रुपए का सिर्फ बिजली विभाग का। और अभी जल जीवन मिशन का घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आपको सुना ही होगा। एक मंत्री थी जो पंजीरी और बाल पुष्टाहार विभाग में थी, उनको हटाया गया, उसमें घोटाले हो रहे थे। कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, पता नहीं चलता। कई गुना भ्रष्टाचार। अब सवाल इस बात का है कि अगर भाजपा में कोई भ्रष्टाचार करता है या उस पर आरोप लगते हैं तो ना जांच होती है, ना इंक्वायरी होती है। लेकिन अगर कोई विपक्ष का है, उस पर आरोप भी ना लगे, उसका कोई मामला सीएजी में या सीबीआई में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी अदालत में ना भी पकड़ा जाए, जैसे पुष्पराज जैन की बात है। अब पुष्पराज जैन की जो कंपनी है प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, 1960 की ये कंपनी है, बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी। इस पर किसी तरह की कोई तोहमतें नहीं थी। प्रधानमंत्री ने एक रैली करी, उस रैली में उन्होंने कुछ बोला और उनके बोलने के बाद इनकम टैक्स और ईडी और जीएसटी इंटेलिजेंस, ये सारी एजेंसियां एकदम से हरकत में आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात को सही साबित करना था। तो सूली पे चढ़ा दिया गया पुष्पराज जैन को। और ऐसे कई लोग हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा, कई ऐसे लोग हैं विपक्ष के जिनको सूली पर चढ़ाया गया। और कब? जब उस राज्य में चुनाव हो रहे थे। वो चाहे कमलनाथ के ओएसडी हों, वो चाहे ममता बनर्जी के भतीजे हों, वो चाहे लालू प्रसाद के बेटे हों, चुनाव के समय कोई ना कोई छापा मार के डिस्टर्ब करना। दोस्तों, ये जो भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या इससे पहले जो बंगाल में हुआ, या इससे पहले जो तमिलनाडु में हुआ, ये बाकी राज्यों में, बिहार में आपने देखा, ऐसी परिस्थितियां पिछले 70 साल में इंदिरा गांधी के दौर में भी नहीं थी। क्योंकि यहां पर सेलेक्टिव रेड्स हो रही हैं, चुन चुन कर टारगेट तय होता है, और जो टारगेट है वो पॉलिटिकल टारगेट होता है कि अगर समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर है तो इस बार समाजवादी पार्टी के जो आप कह सकते हैं जो पैसे वाले नेता हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इस बार मायावती को टारगेट नहीं किया जाएगा। मायावती को टारगेट अगर करना था तो पहले वाले चुनाव में 2014 से पहले या फिर 2017 से पहले, लेकिन अब क्योंकि मायावती ताकत नहीं है तो मायावती को किनारे कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो धनाढ़ किस्म के कांग्रेसी हैं उनको भी किनारे कर दिया गया है। कांग्रेसी से अगर निपटना है मोदी और अमित शाह को तो वो मध्य प्रदेश में निपटते हैं, वो राजस्थान में निपटते हैं, वो गुजरात में निपटते हैं, वो उत्तराखंड में निपटते हैं जहाँ कांग्रेस एक ताकत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी ताकत नहीं है तो कांग्रेस के नेताओं को माफ़ी है, मायावती की पार्टी के नेताओं को माफ़ी है। समाजवादी पार्टी इसलिए क्योंकि सीधी फाइट है, और समाजवादी पार्टी दिन पर दिन जो भीड़ बढ़ रही है उसकी चुनौती बढ़ती जा रही है भाजपा के लिए। और अमित शाह और मोदी घबराए हुए हैं। तो ये एक तरह की रणनीति है कि जिससे टक्कर है उसको डिस्टर्ब कर दो, और बार बार ये अखिलेश यादव को मैसेज देते रहो कि अगला नंबर अब आपका है, हम पुष्पराज तक पहुंच चुके हैं, अब हम आपके पास, आपके तरफ आ रहे हैं, कि अखिलेश किसी तरह से डिस्टर्ब रहे। ये एक नीति है जो बंगाल में कामयाब नहीं हुई, जो दिल्ली में कामयाब नहीं हुई।
और शायद मुझे कहीं लगता है कि इस पूरे दौर में बीजेपी उस साख को भूल गई जिस साख को अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने पसीने से, अपनी सत्यनिष्ठा से बनाने की कोशिश की थी। उस साख को, वो जो पार्टी विद द डिफरेंस, उसको भुला दिया है। उसको यूं कह सकते हैं नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। और ऐसा लगता है कि अपने गरिबान में झांकने की भाजपा के मौजूदा नेताओं को जरूरत महसूस नहीं होती है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है। ऐसा भी एक तरह का सिंड्रोम है। किसी ने कहा ना कि खाता न वही जो मोदी कहे वही सही। बहरहाल पुष्पराज जैन पर जो छापे पड़े हैं या और भी जो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, इस पर हम पूरी बारीक निगाह रखेंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे। एक गुजारिश जो मैं हमेशा आखिर में करता हूं कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई कमी रह गई है तो ज़रूर आप अपने कमेंट्स शेयर करिएगा, क्योंकि ये डेवलपिंग न्यूज़ है। हमें लगता है कि 1-2 दिन बाद हमको पता लगेगा कि इन छापों में का मकसद क्या था, क्या मिला, क्या नहीं मिला, इसके बाद कौन सी और नए जो है वहाँ से तार मिले हैं और अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा, लेकिन 1-2 दिन में जिस तरह से हमें वहाँ से और कन्नौज से खबरें मिलती हैं। लेकिन हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करिए। और एक बार फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं, और हम नए साल में मिलते रहेंगे। और 2022 का जो उत्तर प्रदेश का ये सेमीफाइनल है उस पर भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। नमस्कार।